नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 19 जून 2025 और जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 19 जून 2025। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में आपने हर न्यूज़पेपर में इस वाली न्यूज़ को पक्का फ्रंट पेज पर देखा होगा और ये द हिंदू के भी फ्रंट पेज के ऊपर डाली गई है। क्या है समझना, इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट मेडिएशन। मतलब क्या कह रहा है समझना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसके बीच में मीडिएटर बन के कौन आया था? तो मीडिएट कौन कर रहा था? अमेरिका। और अमेरिका के बारे में आप जानते हो कि जो ट्रम्प है ना, बेसिकली मैं हर बार यही कहता हूं कि वो पागल हो चुका है। वो हर जगह जाता है, टैरिफ बीच में उसने टैरिफ वॉर खेला होता है। अभी इजराइल और ईरान का लड़ाई चल रहा था, उसने कहा जबरदस्ती कि अगर हमारी तरफ मिसाइल आती है तो हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ उसको मतलब एक होता है ना कि हर टाइम तुम्हें बस अपने आप को ही प्रेजेंट करना होता है। तुम्हें कुछ कुछ एग्जाम्पल भी याद आ गए होंगे, ठीक है, कि हमेशा मैं ही दिखना चाहिए बस, ठीक है, ऐसा है वो, है ना, जिसे क्रेडिट जीवी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रंप ने कहा, लगभग ये 100 बार कह चुका होगा, है ना, कि भाई जो भारत और पाकिस्तान है उसके बीच में जो वॉर चली थी, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जो हम पढ़ चुके हैं काफी बार, उसके बीच में बोला मेडिएशन का काम जो था ना मैंने किया था, मैं ही मीडिएटर था और मैंने दोनों की लड़ाइयां रुकवा दी। फिर बाद में जो हमारे अपोजिशन की पार्टीज है वो बीजेपी सरकार को पर क्वेश्चंस करने लगी कि ट्रंप कौन होता है हमारे बीच में आने वाला, क्या हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते, क्या हम सोवरेन नहीं है क्या? तब जाकर क्या हुआ समझना, अभी G7 की मीटिंग चल रही थी कहाँ पे? कनाडा में, ठीक है। हमारे मोदी जी भी गए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर भी इनवाइटेड थे, ठीक है, और G7 के मेंबर्स भी आए हुए थे। हालांकि ट्रंप की और उनकी कोई मीटिंग हो नहीं पाती है, लेकिन उसी समय हमारे, आप इनको जानते होंगे, विक्रम मिस्री, ठीक है, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उस समय भी ऑपरेशन सिंदूर में इनको देखा गया था, ठीक है। इन्होंने कहा यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप लिसन्ड केयरफुली टू द पॉइंट्स कन्वेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस्ड हिज सपोर्ट टुवर्ड्स इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और उधर से ट्रंप साहब ने कहा, I think Modi is a fantastic man. We are going to make a trade deal with Modi of India, but I stopped the war between Pakistan and India. मतलब हमारी मिनिस्ट्री ने कहा कि ट्रंप साहब से हमारी लगभग 35 मिनट बात होती है, 35 मिनट के आसपास, और उन्होंने कहा कि आप लड़ाई रोक दीजिए, लेकिन हमने कहा कि हम लड़ाई नहीं रोकेंगे, ठीक है, हम अपने टर्म्स के ऊपर रहेंगे। अब जैसे हम इनका ये बयान आता है सरकार की तरफ से, विक्रम मिस्री साहब का, इनका कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पोजीशन गलत कह रहा है, ट्रंप के कहने पर हमने लड़ाई नहीं रोकी थी। उसके तुरंत बाद ट्रंप साहब ने बोल दिया कि आई थिंक मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन, वी आर गोइंग टू मेक ए ट्रेड डील विद मोदी ऑफ इंडिया, बट आई स्टॉप द वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। उस भाई ने फिर कह दिया कि लड़ाई तो मैंने ही रोकी थी। तो बस उसी बात का मुद्दा चल रहा है कि ये लड़ाई आखिर रोकी किसने थी? क्या ये इंडिया के एफर्ट थे, क्या ये पाकिस्तान के एफर्ट थे, या फिर उसको बीच में मीडिएट करने वाला कौन था? ट्रंप साहब थे। ट्रंप था, नहीं था, सरपंच थे, नहीं थे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो बस उसी न्यूज को इसमें छापा गया है, सिंपल सा याद रखना। देखो एक बात समझना, यहाँ से बहुत ज्यादा अगर हम डिस्कशन करने लगे तो लगभग इसमें 2-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल समझना कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इंडिया आजाद हुआ था, तो 2 पार्ट बने थे उसके ना, एक तरफ बना था आपका इंडिया और एक तरफ बना था आपका पाकिस्तान, और यही आपका ईस्ट पाकिस्तान था। तो तब से लेकर आज तक पाकिस्तान हमेशा किसकी तरफ झुका रहता है? तो यूएसए की तरफ, यानी कि उसका झुकाव यूएसए की तरफ रहता है। और दूसरा है यूएसएसआर, ठीक है, और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में आप जानते हो कोल्ड वॉर चला था, और जब कोल्ड वॉर चला था तो उसी समय यूएसएसआर की तरफ से जो रशिया था वो इंडिया की हेल्प करने आया था, कब? 1971 के वॉर में। तो हमेशा से पाकिस्तान ही किसका सपोर्टर रहा है, किसकी तरफ रहा है? अमेरिका की तरफ। और अमेरिका और चाइना दोनों पाकिस्तान के अंदर अपने इंटरेस्ट देखते हैं। देखो आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है, जो भी हुआ, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब एक बात समझना कि बार बार ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मैंने लड़ाई रुकवाई थी, और अभी तो बात ये भी निकल के आने लगी है कि जो वहां का फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, जो आर्मी जनरल था जिसका प्रमोशन कर लिया उन्होंने खुद ही, है ना, जो पता नहीं कौन सी लड़ाई जीती थी, उसके बाद उन्होंने खुद ही प्रमोशन कर लिया और वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो ट्रंप साहब है उनको क्या दे देना चाहिए? ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए।
है ना। और नोबेल पीस प्राइज का मतलब आप समझते हो कि इससे बड़ा तो पीस का कोई पुजारी ही नहीं है। और ट्रंप भी खुद ये बात कह रहा है कि हाँ मैं तो पीस प्राइज लेने लायक हो चुका हूं, मुझे तो नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि एक तरफ हम कहते हैं कि यूएसए टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, एक तरफ हम कहते हैं कि जो आपका इंडिया और पाकिस्तान है उसके बीच की वॉर को ट्रंप ने नहीं रुकवाया। दूसरी तरफ ट्रंप कहता है मैंने रुकवाया था, ठीक है। फिर वो उनको पैसा भी दिलवाता है, चाइना उनको पैसे दिलवाता है। समझना, अमेरिका जो है ना एक ऐसा देश है जो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी के पास जाता है, उसका भला करने के लिए कभी नहीं जाता है। उसे पाकिस्तान में यूरेनियम का एक्सेस चाहिए, उसे पाकिस्तान में ऐसा भी कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान में बहुत सारे मिलिट्री बेस बना रखे हैं। इवन कुछ सोर्सेज तो ये भी कहते हैं कि जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके अंदर कुछ मिसाइलें गिराई गई थी, वो यूएसए के बेस पर भी गिरा दी गई थी, जो कि यूएसए ही ऑपरेट करता है इनडायरेक्टली। इस वजह से ट्रंप साहब किससे नाराज चल रहे हैं? इंडिया से नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ हमने कई बार पढ़ा है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ये वाला ग्रुप कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए भी हम इंडिया जो है उसको पसंद नहीं करता। कौन? अमेरिका। बात समझ में आ रही है। दूसरी तरफ हमारे रिश्ते रशिया से भी टूटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रंप की तरफ इतना झुके हुए हैं। तो हो सकता है पुतिन भी हमसे नाराज हो रहे हो, और अगर पुतिन हमसे नाराज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका इस बात का बेनिफिट उठा लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा का पूरा जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लड़ाई किसने रुकवाई थी। क्योंकि कल ही हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि लड़ाई हम ही ने रोकी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद आपके ट्रंप साहब ने कह दिया नहीं नहीं लड़ाई तो मैंने रुकवाई थी। तो वही इशू है, वही डिस्प्यूट है, चला आ रहा है और डेली एक पूरे उसका मीडिया का फ्रंट न्यूज बन जाता है। समझ गए? तो दो चार बातें वही बेसिक वाली ध्यान रखना, ठीक है, कि उसके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे यूएसए है, ठीक है, वो वहां पर एसेट के लिए जाता है, यूरेनियम वगैरह का एक्सेस चाहिए उसे। यूएसए है, उसको बलूचिस्तान के अंदर, आपको पता है ना बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, तो बलूचिस्तान के अंदर जो है बेसिकली वहां पे मिनरल्स है ना, रिच जो मिनरल्स भरे पड़े हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, वो चाहिए उसे, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपने देखा होगा वहां पे मिलिट्री बेस बना रखे हैं उसने। इवन जो तालिबान था, तालिबान से पहले वो अफगानिस्तान था, तो अफगानिस्तान में तालिबान मिलिट्री ग्रुप से लड़ने के लिए अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प लेता था। समझ में आ रही है। तो उस एंगल से देखा जाए तो अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ है। इस एंगल से देखा जाए तो अमेरिका कहता है नहीं नहीं मैं तो भारत के साथ हूं, मैं तो टेररिज्म के अगेंस्ट हूं। दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो जनरल है जिसने फील्ड मार्शल में अपने आप को प्रमोट कर लिया है, उसको उसने डिनर पर बुला लिया है। क्या हुआ तुम डिनर पे बुलाओ? क्यों बुलाया? क्योंकि उसने कह दिया हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो जो ट्रंप गेम खेलना चाह रहा है, जो अपने आप को क्रेडिट जीवी मानता है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो उसे लगता है कि उसी ने किया, उसी की वजह से हुआ है, और वो अपने आप को आगे करके खड़ा हो जाता है। समझ गए? बस ये वाली न्यूज चल रही है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यूएस से इंडिया के रिलेशंस अच्छे भी होते जा रहे हैं, बहुत से फील्ड के अंदर कमजोर भी होते जा रहे हैं, और उसके कमजोर होने के साथ साथ RIC बढ़ता जा रहा है। और अगर RIC बढ़ता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका हमसे क्या करेगा? नफरत करने लगेगा, ठीक है। वही सब कहानियां हैं जो काफी टाइम से चली आ रही थी, बस उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया जो आपके सामने डिस्कस कर लिया गया, ठीक है। Foreign Secretary Misri says Modi dismissed the US president's claims over Operation Sindoor in clear terms. Despite the phone conversation, Trump repeats the claim that he stopped the war. ठीक है, वही सब बातें हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। The US president a few hours later said, "I stopped a war between Pakistan and India," while adding that he loved Pakistan. देखो, एक तरफ कहता है पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है, एक तरफ कहता है कि वो टेररिज्म के खिलाफ है, ठीक है। अभी एक चीज और पढ़ेंगे। अभी G7 की मीटिंग खत्म हुई है, उस G7 की मीटिंग में इन्होंने कहीं पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, इजराइल हमास, ठीक है, इजराइल ईरान, रशिया यूक्रेन, बात ही नहीं की इन लोगों ने। जबकि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का काम किया दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस का ग्रुप था, जो आज डेवलप्ड नेशंस हो चुके हैं। इनका काम है दुनिया में जो भी हो रहा है उसका क्या दुनिया पे इफेक्ट पड़ेगा। उस कोने में कुछ होता है तो उसका इफेक्ट इस कोने में क्या आएगा, इस कॉन्टिनेंट का उस कॉन्टिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी इन टॉप लीडर्स के ऊपर होती है ना। जैसे भारत में अगर कुछ होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारे लीडर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनकी देखरेख में सब हो रहा है। तो हमें उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो हुई नहीं पूरी, ठीक है। वही सब इसमें डिस्कस की हुई है। एंड मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन, he would conclude a trade deal with. A White House spokesperson said Mr. Trump had decided to invite General Munir to lunch after the latter suggested the Nobel Peace Prize. ठीक है, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है।
नेक्स्ट, ए फेयर शेयर, समझना बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। बहुत बार मैं आप लोगों से डिस्कस भी कर चुका हूं, लेकिन फिर से ये न्यूज में आ चुका है, तो हम इसको एक बार डिटेल दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। होता क्या है समझना, एक हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। और जो फाइनेंस कमीशन होता है बेसिकली, इसका आर्टिकल है 280 280। और जो फाइनेंस कमीशन होता है, ये याद रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, क्योंकि उसका एक आर्टिकल भी बना हुआ है, और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। ठीक है, अब जो फाइनेंस कमीशन होता है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, पहले इसका बेसिक लिख लेते हैं। टोटल होते हैं 5, 1 + 4। एक जो होता है वो होता है चीफ फाइनेंस कमिश्नर। और जो चीफ फाइनेंस कमिश्नर होता है, वो जो पहला कौन था, तो पहला 1950 में कौन था, तो याद रखना आपका KC नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे एट प्रेजेंट कौन सा चल रहा है, तो याद रखना एट प्रेजेंट कौन सा चल रहा है आपका 15th फाइनेंस कमीशन। और जो 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसका नाम है NK सिंह, यानी कि इनका पूरा नाम है नंद कुमार सिंह। ठीक है, और अगला जो बनने वाला है 16th फाइनेंस कमिश्नर, उसको हमने अपॉइंट कर दिया है, और वो कौन है, याद रखना अरविंद पनघड़िया। और जो अरविंद पनघड़िया है बेसिकली, वो अगले साल से यानी कि आपके अप्रैल 2026 से अपना ऑफिस को संभालेंगे, और वो 2 साल पहले बना दिए गए थे। तो अब क्या कर रहे हैं, स्टेट टू स्टेट विजिट कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन से क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसमें रिफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, ताकि जब वो बने तो उनकी सारी कमियों को दूर करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही है? तो अब कहोगे सर ये करता क्या है फाइनेंस कमीशन जो वो कमियां दूर करना चाह रहा है? तो करता क्या है, जिनकी कमियों की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका सिंपल सा काम ये होता है समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मान लो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और आपकी जब सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके पास आता है पैसा, ठीक है, टैक्स की फॉर्म में आता है पैसा, ठीक है, चाहे जीएसटी हो, कॉर्पोरेट हो, इनकम टैक्स हो, कहीं से भी पैसा आ रहा है, आता तो स्टेट से ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मान लो ये आपका पंजाब है, मान लो ये आपका हरियाणा है, मान लो ये आपका राजस्थान है, ठीक है, मैंने 3 स्टेट का एग्जांपल ले लिया है। अब इन तीनों स्टेट से पैसा आता है सेंटर के पास, ठीक है, और जो पैसा सेंटर के पास आता है, उस पैसे को रीएलोकेट करने का काम, उस पैसे को वापस से बांटने का काम किसका होता है? फाइनेंस कमीशन का होता है, कि कितना पैसा वापस देना चाहिए। अगर 100 रुपए आते हैं सरकार के पास, तो 100 रुपए में से कितने पैसे रखेगी सरकार और कितना पैसा वापस स्टेट को शेयर कर देगी, ताकि वहां भी डेवलपमेंट के काम हो सके, और कुछ पैसा अपने पास रख लेगी जो स्कीम्स के अंदर और दूसरे अदर जो इनके खर्चे होते हैं उसके अंदर एक्सपेंडिचर में काम आ सके। ये सिंपल सा काम करता है, एलोकेशन ऑफ मनी का काम करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। तो अभी का सिनेरियो क्या है समझना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो रही है अभी कि अभी का सिनेरियो ये है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन था ना, रेड्डी, उसने कहा था पहले 32% मिलता था, उसने इसको 42% करने की बात की और उसने इसे 42% रिकमेंड करके चला गया। अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, याद रखना इनका टेन्योर 5 साल का होता है, तो अगले साल 5 साल पूरे हो जाएंगे इनके। तो इसने कहा 15th ने कि मैं 42 तो नहीं दूंगा, मैं 41% शेयर आपको शेयर कर दूंगा। यानी कि आज के टाइम पर अगर स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा कमाती है, 100 रुपया कमाती है, तो वापस स्टेट को याद रखना 41% पैसा शेयर कर दिया जाता है। बाकी का जो 59-60% जो भी बचा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना है कि देखो भाई, हमारे पास भी तो स्कीम्स होती हैं, हमें भी लोगों का डेवलपमेंट करना होता है, हमें भी यहाँ पर योजनाएं चलानी होती है, हमें भी हेल्थ पॉलिसीज बनानी होती है, तो हमें तो पैसा चाहिए, तो आप हमारा पैसा बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसा तो नहीं बढ़ाएंगे। तो आज के टाइम पर वो स्टेट जो हाई इनकम जनरेट करते हैं, कंपैरिजन में किनके जो कम इनकम जनरेट करते हैं, वो प्रॉब्लम में आ चुके हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि यार हमारा शेयर बढ़ाओ, क्योंकि एक ऐसा स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन बहुत है लेकिन पैसा बहुत कम जनरेट होता है, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो मिल रहा है अच्छे से। लेकिन एक बहुत ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, ठीक है, उसकी जीडीपी बहुत अच्छी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले तमिलनाडु की जीडीपी ने पाकिस्तान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया, यानी कि एक पाकिस्तान एक हमारे तमिलनाडु के बराबर भी नहीं है।
तो बेसिकली ये स्टेट जब इतना पैसा जनरेट करके दे रहा है तो इसको कम से कम पैसा तो मिले वापस, ताकि अपने स्टेट पे खर्च कर सके लोगों पे। तो साउथ इंडिया डिमांड कर रहा है। देखो अभी जो आपका अरविंद पनगड़िया वो स्टेट टू स्टेट घूम रहा है और वो लगभग 28 स्टेट में घूम चुका है। तो लगभग 20-22 स्टेट ने कहा है कि देखो भाई हम चाहते हैं कि ये जो 41% है ना, इसे कम से कम बढ़ा के 50% कर दिया जाए, तब जाकर हमें लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत पैसा हमें मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है समझना एक्चुअल में, कि जब जीएसटी नहीं आया था ना, जब जीएसटी नहीं आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, आपका जो जीएसटी था कौन से ईयर में आया था, तो आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब लॉन्च होता है, कब इंट्रोड्यूस्ड होता है, तो 1 जुलाई 2017। इससे पहले पैसा स्टेट के पास होता था, अब सारा पैसा सेंटर ले लेता है, तो उसके पास एक्सेस कम हो गया है, पैसा कम हो गया, उसका खजाना खाली हो गया है। अब उसको लगता है कि यार मेरे को पैसा ज्यादा चाहिए। अब स्टेट क्या प्रॉब्लम, क्या सेंटर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है समझना। दो तरह के स्टेट होते हैं, ठीक है, दो तरह के स्टेट होते हैं। एक होता है नॉर्मल स्टेट, जैसे पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, है ना, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। एक होता है फॉर एग्जांपल स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये वो स्टेट होते हैं जिन स्टेट के अंदर समझना मैक्सिमम एरिया जो होता है वो किसका होता है, या तो फॉरेस्ट, जंगल ही जंगल होंगे, या मैक्सिमम वहां पे हिल होंगी, ठीक है, हिली एरिया होगा, ठीक है, या वो किसी ना किसी बॉर्डर के पास बना होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर वहां पर जो ट्राइब्स होंगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, कबीले वाले लोग, ये बहुत ज्यादा होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी पहाड़ भरा पड़ा है, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की थी, लगभग 12,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अरुणाचल प्रदेश को कंपेयर करोगे तो सबसे कम है, 16 लोग रहते हैं बस 1 स्क्वायर किलोमीटर में। पहाड़ों पर बसे हैं लोग, बट पानी तो उनको भी चाहिए, रिसोर्सेज उनको भी चाहिए, सड़कें उनको भी चाहिए, एजुकेशन वहाँ भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ भी चाहिए, हर चीज़ वहाँ पे चाहिए। तो पैसा तो खर्च करेगी सरकार, लेकिन जब पैसा खर्च करेगी और इनकम वहाँ से हो नहीं रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे स्टेट को कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देती है। जैसे मानना दिल्ली था, है ना, दिल्ली में केजरीवाल था, तो दिल्ली में केजरीवाल बार बार यही कहता रहता था कि जब सेंट्रल बजट आता है तो हमें सिर्फ 300 करोड़ रुपए मिलता है। ऐसा क्यों है, जबकि दिल्ली लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए जनरेट करके देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हमें शेयर ज्यादा होना चाहिए। तो होता क्या है, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट है, इन स्टेट में सरकार क्या करती है, अगर इनको 100 रुपए वहां से इनकम होती है तो सरकार उनको 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1500 रुपए तक दे देती है। और महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, आपका फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, कर्नाटका, इन बेचारों को 100 रुपए देते हैं तो किसी को 18 देती है, किसी को 17 देती है, किसी को 5% देती है, किसी को 2% देती है। तो ये बोले कि ये फेयर शेयर नहीं, हमें इसका परसेंटेज ज्यादा मिलना चाहिए। आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जो आपका बिहार है, बिहार डिमांड कर रहा है कि मुझे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डाल दो। इसमें आज के दिन 10-11 स्टेट के आसपास इसमें बने हुए हैं। मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन से 10 स्टेट इसमें है, ठीक है, तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो 10 स्टेट इसके अंदर लगभग आते हैं और बिहार कह रहा है मुझे भी डाल दो। अब बिहार क्यों जाना चाहता है, बिहार तो इनमें से किसी में नहीं आता है। तो बिहार स्पेशल पैसा इसलिए पाना चाहता है, इनकम तो कम है क्योंकि गरीबी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। उड़ीसा मांग रहा है, उड़ीसा को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। बट बिहार को इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि हमारी जो सरकार है वो किस पे डिपेंड है, नीतीश कुमार पे। अगर नीतीश और नायडू चले गए तो सरकार वैसे गिर जाएगी, इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। तो हुआ क्या, हो सकता है बिहार को स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट में डाल भी दिया जाए, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा। वरना तो आप जानते हो नीतीश चाचा को कभी भी पलट सकते हैं, वो समझ में आ रही है। तो वो न्यूज भी बीच में निकल के आई थी। तो ये वही फाइनेंस कमीशन का शेयर है। तो जो स्टेट्स हैं वो चाहते हैं कि भाई इसे बढ़ाकर 50% एटलीस्ट कर दो। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है साउथ के स्टेट को, बिकॉज वहां पर इनकम हाई है, पॉपुलेशन कम है। और नॉर्थ वाले स्टेट में क्या है, इनकम लो है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो स्कीम ज्यादा, ऊपर पैसा खर्च होता है, नीचे कम खर्च होता है। तो ऊपर वालों को ज्यादा पैसा शेयर हो जाता है, नीचे वालों को कम। नीचे वाले देते ज्यादा है, पाते कम है, ऊपर वाले देते कम है, पाते ज्यादा है। ये प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए मैं कह रहा था स्टेट्स के बीच में लैंग्वेज में भी वॉर चल रहा है, ठीक है, आपके एजुकेशन पॉलिसी में भी डिस्प्यूट चल रहा है, फाइनेंस कमीशन के शेयर पर भी डिस्प्यूट चल रहा है ना। काफी टाइप के डिस्प्यूट्स वहां पे एक दूसरे के साथ चल रहे हैं अभी नॉर्थ और साउथ के बीच में। उसका सिंपल सा एग्जांपल है ये। अब समझना, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो 41% जो
आपका वो है डिविजिबल पूल टैक्स होता है ना, डिविजिबल पूल ऑफ द टैक्स कलेक्शन, वो 50% होना चाहिए। दूसरी एक प्रॉब्लम क्या है समझना, जो टैक्स होता है ना, उस टैक्स के पैसे का एक होता है शेयरेबल, ठीक है, कि उसे हम शेयर कर देंगे, जैसे 41% वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई 50% कर दो। एक पैसा वो होता है जो शेयर ही नहीं किया जाता है, जो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट डे बाय डे बढ़ाई जा रही है, पल पल उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। और जब पल पल उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या है वो समझना, एक होता है सेस और एक होता है सरचार्ज, ठीक है। शायद आपने सुना होगा एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस के नाम से सरकार टैक्स लेती रहती है, ठीक है। अब ये जब टैक्स पैसा कलेक्ट करती है सरकार तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो पैसा शेयर नहीं होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बढ़ाई जा रही है और अपना खजाना बढ़ाई जा रही है, और इन बेचारों के पैसा कम किए जा रही है, अपना खजाना बढ़ाई जा रही है। तो स्टेट वाले चाहते हैं भाई एटलीस्ट वो सेस वाला उसमें भी कुछ शेयर दे दो हमें, क्योंकि जाते तो हमारे यहाँ के लोगों के पास से हैं, क्योंकि स्टेट से ही तो सेंटर बना पड़ा है। आज समझ में आ रही है, हमें भी थोड़ा डेवलपमेंट कर लेने दो। एक होता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। जैसे मान लो किसी की इनकम 30 लाख रुपए है, तो वो एक हाई इनकम उसमें कैटेगरी में चला गया, तो इनकम टैक्स तो लग रही थी उसके ऊपर, उस इनकम टैक्स का जितना उसने टैक्स पे किया उसके ऊपर भी 3% 5% अलग से क्या लेते हैं, सरचार्ज ले लेते हैं। और वो जो सरचार्ज होता है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है, वो भी शेयर नहीं होता है। तो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट बर्बाद होती जा रही है, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो स्कीम में कैसे यूज करेंगी। समझ गए, इस बात का डिस्प्यूट है और इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, वो सब उसी में से लिखी हुई बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हैं। हैड नोटेड लास्ट वीक दैट 22 आउट ऑफ द 28 स्टेट्स इंक्लूडिंग मैनी रूल्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी हैड आस्क्ड फॉर ए लार्जर शेयर ऑफ द divisible pool of the tax collections from 41% to the 50%, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए। और इवन याद रखना लास्ट जो हमारा बजट था उसमें तो 41% भी नहीं दिया था, 35% ही शेयर किया गया था मैक्सिमम, इससे ज्यादा किया ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा टॉपिक था, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। टोटल मेंबर 1+4 होते हैं, जो 1 होता है वो चेयरमैन होता है, वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास पब्लिक अफेयर्स का क्या हो, एक्सपीरियंस हो। बाकी 4 मेंबर्स ये होते हैं, ठीक है। जज ऑफ हाई कोर्ट को होना चाहिए, या 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द हाई कोर्ट जज, ए पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ए पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल मैटर्स, ए पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो चारों की चारों इकोनॉमिक्स के महान ज्ञाता होने चाहिए, और एक होता है उसका हेड होता है, ठीक है। आर्टिकल 280। चलते हैं नेक्स्ट। द लीगलिटी ऑफ द इजरायली एक्शंस अंडर इंटरनेशनल लॉ। समझना, क्या आप किसी भी देश के ऊपर जब चाहे मन चाहे अटैक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हमारे यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशंस का एक क्लोज है, एक आर्टिकल है, ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 51, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये आर्टिकल 51 बात करता है किसके, यूएन चार्टर्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो यूएन चार्टर है उसके ऊपर आर्टिकल 51 कहता है कि भाई अगर कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो इन डिफेंस ऑफ दैट, उसके डिफेंस में तुम उसके ऊपर हमला कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। तो अभी आपने देखा होगा कि जो ईरान और इजराइल है, ठीक है, हालांकि ईरान और इजराइल का डिस्प्यूट काफी लंबा चला है, ठीक है। हम इस सैटरडे इसके ऊपर एक MIT लेकर आएंगे, तो आप उसमें दोबारा से डिस्कस डिटेल्ड एनालिसिस देख लेना, ठीक है, कैसे वो लड़ रहे हैं, क्या रीजन है। पहले ईरान, अच्छा एक बात समझना, ईरान और अमेरिका कभी बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड, है ना। लेकिन ऐसा क्या हुआ, दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, और आज दोनों एक दूसरे को देखते ही उनकी आंखें ऐसे हो जाती है जैसे अभी इसको मार दूं। ऐसा क्या है, क्यों दूसरे के दुश्मन बन गई? पहले बहुत घनिष्ठ मित्र थे, एक ही थाली में खाना खाते थे, ऐसे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आज ये वॉर चल रहा है। हम सारा डिस्कशन करेंगे MIT में। बस अभी इतना समझ लो कि ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चला, तो कुछ देश सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, कुछ देश सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। अब जो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान का, वो कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, इजराइल ने ईरान पे क्यों हमला किया? क्या ईरान ने उस पर हमला किया था?
क्या ईरान ने उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया था? क्या ईरान ने कुछ गलत किया था उसके साथ? बोले नहीं किया। फिर बोला उसने तो यूनाइटेड नेशंस का जो आर्टिकल 51 है उसका तो वायलेशन कर दिया इजराइल ने, तो एक्शन इजराइल पे होना चाहिए, जबकि ट्रंप और ये सारे मिलकर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं ईरान के ऊपर, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं, कंट्रीज की बात हो रही है, लोगों की नहीं, वो कह रहे हैं कि यार ऐसा भी तो है ना कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, ध्यान रखना, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आयरन डोम को भेद के जा सकती है सीधी, ठीक है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए मैंने पिछले द हिंदू एनालिसिस में आपको बताया था, यूरेनियम होता है नेचुरल यूरेनियम, उस नेचुरल यूरेनियम में से 99.3% होता है यूरेनियम 238, और उसमें से यूरेनियम U-235 निकलता है 0.7%, और उस 0.7% को अगर आप 90% का रेशियो में मर्ज कर लो तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। मतलब बड़ा टिपिकल है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है, उसमें से उसे एक्सट्रैक्ट करना, और वो एक यूरेनियम के एक उसमें से उसका अगर 100% मान लो तो 0.7% निकलता है। तो उसने बहुत टाइम लग गया, उसको बना नहीं पाया, लेकिन अब वो बनाने के करीब है। तो इजराइल को लगा कि जिस दिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, सीधा अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल में रखेगा और आयरन डोम ये सब फेल हो जाएंगे और सीधा इजराइल को उड़ा देगा। तो इसने कहा कि मैंने अपने आप से आपको बचाने के लिए, है ना, मैंने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, पहले अटैक कर दिया। तो ये तो गलत बात है ना, उसने अटैक तो नहीं किया, नहीं तो ट्रीटी का वायलेशन है। तो अब देखते हैं यूएन क्या करता है। और बाकी ध्यान रखने, सब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कागजों में लिखे होते हैं, या कोई गरीब देश होता है ना, कमजोर देश होता है, उसके ऊपर सब अपने अपने हथियार लेके उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अगर एक पावरफुल कंट्री ऐसा कुछ करती है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। चाहे आप रशिया यूक्रेन देख लो, किसने क्या बिगाड़ लिया रशिया का, है ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो किया जा रहा है अपनी मनमर्जी। उधर से इजराइल अपनी मनमर्जी करा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है, समझ में आ रही है। लेकिन हमें तो एग्जाम पास करना है, तो दो चार बातें याद रखना, हम भावनाओं में नहीं बह सकते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें, कौन से एक्ट की बात कर रहा है? आर्टिकल 51 की बात कर रहा है, समझ गए? इसको जस्ट पढ़ लेना, वही पुरानी घिसी पीटी बातें हैं। मैं एक बार ईरान इजराइल के ऊपर एक MIT अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना, सारी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे वहां से, ठीक है। क्यों लड़ रहे हैं, क्या रीजन है, यूरेनियम का क्या खेल है, सब हम उसमें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, resetting the India-US partnership in uncertain times. देखो, just a few months ago, India and the United States appeared poised to deepen what had been described as the defining partnership of the 21st century. Prime Minister Narendra Modi had met President Donald Trump early in his second term. ठीक है, ये बात कर रहा है कि वो इंडिया जो यूएस के साथ मिलकर इतने अच्छे रिलेशंस बनाने की बात कर रहा था, वो इंडिया जो वहां से न्यूक्लियर, जो हमारा न्यूक्लियर जो डील हुई थी वो आज तक पूरी नहीं हुई, जो मनमोहन सिंह करके आए थे, NPT हमने साइन नहीं किया, तो अमेरिका हमें न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं देता है ना, तो हमें दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं बेसिकली। तो बात ये हो रही है कि कहाँ गए वो रिश्ते। जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने थे तो मोदी जी वहां जाते थे, मोदी जी बनते थे तो ट्रंप साहब यहाँ आते थे, और फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद और इनको याद किया जाता था, आपने देखी होगी वो वाली वीडियो, है ना। तो वो सब रिश्ते कहाँ गए? क्योंकि अब जब हमें जरूरत पड़ी उसकी, जब हमें नीड हुई उसकी, तो उसने पाकिस्तान का साथ दे दिया, और उसने पाकिस्तान के उस चीफ, उस फील्ड मार्शल को डिनर पे बुला लिया है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं लड़ाई हमने रोकी है, वो बार बार आके कह देता है, मोदी जी के कहने के बाद वो आके कह देता है कि लड़ाई तो मैंने रोकी है। तो दुनिया में क्या कहना चाह रहा है? क्या वो इंडिया की प्रेजेंस को कमजोर करना चाह रहा है? क्या वो चाह रहा है कि इंडिया अमेरिका से हटके रशिया की तरफ चला जाए, क्योंकि रशिया वैसे कमजोर हो चुका है? क्या इंडिया हटके चाइना की शरण में पहुंच जाए? तो क्या उसका क्या चाह क्या रहा है अमेरिका बेसिकली? बस वही सब इसमें डिस्कस किया गया, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको एक बार जस्ट पढ़ लोगे, वही सब बातें, पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, उसको लंच पे बुला लिया, सारी की सारी वही बातें हैं, बस इसने अच्छे से इसको उसमें आपके एडिटोरियल में डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना और जस्ट पास ऑन कर देना, बातें वही हैं सारी। फेल्ड समिट, अब देखो G7 की समिट हुई थी, ठीक है, कहां पर हुई थी तो याद रखना, कनास्कीज, ठीक है, कहां पर? कनाडा में। लास्ट ईयर कहां पे हुई थी? इटली में हुई थी, ठीक है, जहां मोदी जी गए थे, यहां भी मोदी जी गए थे, ठीक है। अब समझना, इस वाली मीटिंग में कहा गया ये फेल हो चुकी है। कैसे फेल हो चुकी है? आप बेसिक बातें जानते हो, G7 है ना, कई बार हमने पढ़ा है। कब बना था? 1975 में, ठीक है। पहले इसका नाम G6 था 1975 में, 1976 में इसका नाम हो गया G7, एक और जुड़ गया, कौन जुड़ गया? कनाडा जुड़ गया, जहां पर इस बार मीटिंग हुई है। फिर आपने पढ़ा 1998 में इसके अंदर आ गया, और तो G7 प्लस एक G8 बन गया, कौन आया था वो? रशिया ज्वाइंड इन 1998।
लेकिन रशिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया और जैसे उसने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया, बाकी देशों ने इसे यहाँ से निकाल दिया, वापस से G8-1 G7 बन गया और रशिया को वहां से निकाल दिया गया। ये बेसिक बातें आप जानते हो। और इस बार मीटिंग कहां पर हुई है? कनाडा। लेकिन इस बार की मीटिंग फेल हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि देखो दुनिया के टॉप 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। G20 में टॉप 20 ग्रुप्स थे, ये G7 मतलब टॉप 7 कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, जिनकी तरफ पूरी दुनिया ऐसे नजरें उठा के देखती रहती है कि यार ये क्या करेंगे, क्योंकि वहां जो होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन वो पूरी दुनिया पे इंपैक्ट डालता है। और इनसे उम्मीद थी कि ये रशिया यूक्रेन पे बोलेंगे, इनसे उम्मीद थी इजराइल हमास पे बोलेंगे, इनसे उम्मीद थी इजराइल और ईरान पे बोलेंगे, इनसे उम्मीद थी कि ये जो ट्रंप ने टैरिफ का गेम खेला था 2 महीने पहले उसके ऊपर बोलेंगे, जिससे पूरी दुनिया का ट्रेड ही खराब हो गया था, है ना। और पूरी दुनिया के ट्रेड को मैनेज करने वाला ट्रंप है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है, वो उल्टी हरकतें कर रहा है। तो उसके ऊपर किसी ने नहीं बोला, सब आए, शांति से बैठे, इधर उधर की फालतू की बातें की और चुपचाप अपने अपने घर पे चले गए। तो जिस चीज का दुनिया इंतजार कर रही थी वो यहाँ पर नहीं होती है, बस वही सब इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ट्रंप इवन सजेस्टेड, और ट्रंप साहब ने तो ये भी कह दिया कि एक काम करो, G7 को बढ़ा दो। याद रखना, G7 को बढ़ाने की बात हुई है इस बार, इसको G9 करने की बात की गई है। बोले एक किसको ऐड कर दो? रशिया को। एक ऐड कर दो किसको? चाइना को। अब लोग सोच रहे थे रशिया यूक्रेन को जो इन्वेड कर रहा है उसके ऊपर डिस्कस होगा, रशिया पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इस भाई ने तो कह दिया रशिया को इसमें डाल लो, ठीक है। दूसरी बात, कौन कौन से याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में तो फैक्चुअल क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, ये सब तो समझने के लिए होता है। तो कौन कौन सा? रशिया और चाइना, 2 को ऐड करने की बात की गई है, ऐड नहीं किए गए अभी, ठीक है। उसके बाद कहा गया यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट था, ठीक है, उसको भी वहां पे बुलाया गया था, जेलेंस्की ये सोच के आया था मेरी बात सुनेंगे, जेलेंस्की को निकाल दिया उन्होंने ना, उसकी बात नहीं सुनी। द यूएस रिफ्यूज टू साइन ऑन ए ड्राफ्ट statement by the G7 members that called for a de-escalation or any criticism of Israel and pushed for a statement that condemned Iran। यानी कि G7 मेंबर्स ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया था जिसमें इजराइल के अगेंस्ट साइन करने थे, इजराइल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेना था। ट्रंप साहब ने उस बिल को नकार दिया और उसकी जगह उसने इजराइल को बुरा कहने की जगह किसको बुरा कह दिया? ईरान को बुरा कह दिया। ये भी एक स्पेशल इवेंट वहां पे देखने को मिला, ठीक है। और ये सब ईरान भी देख रहा है, इजराइल भी देख रहा है, और लड़ाई अभी रुकी नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो रुकवा दे, ठीक है। और जो ट्रंप थे वो बीच में निकल के चले गए, ये सबसे बेस्ट पार्ट रहा उसका। ट्रंप साहब मन जैसे उनका मन भरा, उठे और मीटिंग से निकल दिए वहां से, ठीक है। और उसके बाद मोदी से मिले भी नहीं, मोदी जी से उन्होंने फोन पर ही बात की, और फोन पे बात करने के बाद मोदी जी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि मोदी जी ने वो रुकवाई थी, लेकिन ट्रंप तो वही क्रेडिट जीवी है, उसने बाद में फिर बोल दिया, बोला वो तो मैंने ही रुकवाई थी, है ना। तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, एक अलग ही टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है वहां पे, ठीक है। कुछ दिन में समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? उत्तराखंड ए हॉट बेड फॉर द हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। देखो ये वाली न्यूज भी काफी बार है ना, अभी कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, अब दोबारा से केदारनाथ में क्रैश हो गया, 7 लोगों की मारी गई, कोई 2-3 साल का बच्चा भी था उसमें मारा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनको परमिशन ही कौन देता है उड़ाने की, और अगर उड़ाए जा रहे हैं तो क्या अच्छे हेलीकॉप्टर्स यूज नहीं किए जा रहे? क्या ट्रेंड पायलट यूज नहीं किए जा रहे? पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे 1990 से 2023 तक अब तक लगभग 160+ लोगों की डेथ हो चुकी है इस रीजन के अंदर। किसकी वजह से? आपके जो आपका हेलीकॉप्टर क्रैश है उसकी वजह से, ठीक है। वेदर भी उसमें रोल प्ले करता है, ठीक है। कई बार केबल हिट कर जाती है, कभी बर्ड स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी पायलट को समझ में नहीं आता कैसे चलाना है, कोई नौसिखिया बैठ जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहाँ की बात हो रही है? उत्तराखंड की। तो इस न्यूज को हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, कुछ रूल्स बनेंगे तो हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है, इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी established in the 1944 which laid the foundation of the standards and the procedures for the peaceful global air navigation। but शायद इस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, और इसीलिए सब देखने को मिल रहा है। तो चलिए तुम्हारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, बताना वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इट, ठीक है।
कितने मेंबर हैं इसमें, और ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, देखते हैं कौन बताता है। चलते नेक्स्ट। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंधु। देखो अभी क्या हुआ, ईरान और इजराइल चल रहा है अभी, तो ईरान के अंदर जो हमारे इंडियन स्टूडेंट है उनको बाहर निकालने के लिए हमारी सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। याद रखना, सिंधु ईरान में है, सिंदूर पाकिस्तान में था, ठीक है। वो हमने स्ट्राइक किया होता है ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंधु क्या है, इसमें हम बच्चों को इवैक्यूएट करके ला रहे हैं, ठीक है, वापस ला रहे हैं क्योंकि वहां पे वॉर चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, और हम टाइम टू टाइम बहुत सारे करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2-4 याद करना, ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन इंसानियत 2017 में हुआ था, और ये रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस जो हुआ था भारत में, उसके लिए किया गया था कि जो रोहिंग्याज आए थे भारत में उनको पनाह देने के लिए, उनको शरण देने के लिए यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन चलाया था इंसानियत। यानी कि इंसानियत के नाते हम तुम्हें अपने यहाँ पर घर में जगह दे रहे हैं। बाद में यही इंसानियत हमें भारी पड़ गई और हमें 2019 में CAA लाना पड़ गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और हमने उनसे कहा भाई कागज दिखाओ, है ना। तो वो बाद की बात है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन निस्तार 2018, ये हमने किया था यमन में, क्योंकि यमन के अंदर एक साइक्लोन आया था मेकोनू, और ये साइक्लोन मेकोनू की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। तो हमने वहां पर लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन निस्तार किया होता है, ठीक है। सिंपल वन लाइनर में ध्यान रखना। ऑपरेशन समुद्र सेतु हमने 2020 में किया था। कब किया था, जब हमारे जो कोविड-19 चल रहा था, और जो कोविड-19 के अंदर जो भी हमारे जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, है ना, इंडियंस थे जो विदेशों में फंसे हुए थे, उनको वापस घर वापसी के लिए हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु किया होता है। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति हमने 2021 में किया था, जब अफगानिस्तान और तालिबान के क्राइसिस चल रहे थे। उस समय जब तालिबान ने काबुल को ओवरटेक कर लिया था ना, जब US वहां से निकल गया था, ठीक है, तो उस समय हमने अपने लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा, ये आपको पता होगा, जब रशिया यूक्रेन चला था 2022 में, तब हमने अपने स्टूडेंट को, अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा किया होता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त, ये 2023 में किया था, और उस दोस्त ने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई, क्योंकि जब दोस्ती निभाने का टाइम आया तो वो दोस्त पाकिस्तान के पास चला गया। कौन? टर्की। और जब टर्की पाकिस्तान के पास चला गया, तो कल परसों जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे कनाडा, तो उन्होंने कहा अच्छा टर्की दुश्मन के पास चला गया तो हम टर्की के दुश्मन के पास जाएंगे। तो टर्की का दुश्मन कौन है? उसका पड़ोसी, जैसे हमारा पाकिस्तान है। कौन? तो आपका साइप्रस। तो मोदी जी साइप्रस होते हुए गए, और साइप्रस ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दे दिया। बताना मुझे कमेंट करके कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं अवार्ड जरूर लाते हैं, ठीक है। वो बाद की बात है क्यों, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी कौन सा हुआ है? ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट आस्क्ड सेंटर टू रिज्यूम इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगाज इन वेस्ट बंगाल। देखो मनरेगा जो है बेसिकली, है ना, नरेगा के नाम से आई थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये आया था 2005 में, ठीक है। और ये हमें गारंटी देता है कि जो रूरल इलाके होते हैं, समझना, उन रूरल एरियाज में जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, वो ऐसे लोग जो अनस्किल्ड वर्कर है, जिनको कोई स्किल नहीं आती है, उन अनस्किल्ड वर्कर को किसकी गारंटी दी जा रही थी? जॉब की गारंटी, ताकि उनको लिविंग वेज मिल सके ना। आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसका एक आर्टिकल है 43, जो ये कहता है कि स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू प्रोवाइड लिविंग वेज टू एवरी सिटीजन, कि स्टेट हर नागरिक को, हर सिटीजन को लिविंग आपके वेज प्रोवाइड कराएगा। लेकिन जो अनस्किल्ड है, जो काम नहीं कर सकता, वो कैसे खाएगा? वो तो भूखा मर जाएगा। तो एक स्कीम लॉन्च की जाती है जिसका नाम था नरेगा, जिसे बाद में मनरेगा कह दिया, महात्मा गांधी जोड़ दिया उसमें 2009 में। इस नरेगा का काम है कि जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको 100 डेज का काम मिलेगा आउट ऑफ 365 डेज, ठीक है। और इसमें उसे अनस्किल्ड काम करना पड़ेगा, यानी कि उसे जो भी जैसे खड्डा खुदवा लिया उससे मनरेगा में, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनवा ली, ठीक है, मजदूर का काम करा लिया, ये सब काम कराया जाएगा। और उसे गारंटी दी जाती है, एक बार अगर वो कहता है कि मुझे काम चाहिए, काम मांग लिया अगर उसने, और काम मांगने के बाद अगर काम नहीं है तो 15 डेज के अंदर अगर काम नहीं भी है तो भी उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी गारंटी आप दे रहे हो कि हम तुम्हें काम देंगे। ये सिर्फ रूरल इलाके में था, क्योंकि अर्बन एरियाज में बहुत सारे लोगों के काम करने के पास बहुत सारे तरीके होते हैं,
फैक्ट्रियां बनी है दुनिया भर की, कोई भी लोग उठ के काम करने चले जाएंगे फैक्ट्री में, ठीक है। इधर इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है सीतापुरा में, विश्वकर्मा में, मालवीय नगर में, इधर आपके मानसरोवर में, तो लोगों के पास काम करने के बहुत धंधे हैं, बहुत तरीके हैं, गाँव में नहीं होते हैं, तो रूरल इलाके के लिए आया था। लेकिन याद रखना राजस्थान पहला स्टेट था जिसने इसे रूरल से अर्बन में इंप्लीमेंट कर दिया था, और एक बहुत अच्छी स्कीम है। और इसमें सबसे ज्यादा याद रखना 1/3 इसमें जो जॉब है वो किसके लिए रिजर्व है, तो बेसिकली महिलाओं के लिए, ज्यादातर महिलाओं को इसमें काम दिया जाता है। समझ में आ रही है? ताकि वो देखो जब महिला कमाएगी, जब वो लोग कमाएंगे तो पहली बात उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। अब जो आदमी कुछ नहीं कमा रहा, या मान लो दिन की दिहाड़ी इनको मिलती है 400 रुपए और 100 दिन वो काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा, वो कम से कम थोड़ा अच्छा खाना खा पाएंगे, थोड़े अच्छे से रह पाएंगे, तो वो भी बढ़ा रहे हो, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट भी दे रहे हो आप, कि जो महिला कुछ नहीं कर रही थी एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा कमा रही है तो उसको भी तुमने एम्पावर कर दिया। तो ये बहुत सारे फैक्टर उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी में सोशल डेवलपमेंट भी ये चीज करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भारत के हर स्टेट में ये चल रही है, लेकिन 2022 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल में इसे रोक के रखा है। क्यों रोक के रखा है, तो सरकार का कहना है, देखो इस आपके इसका जो आपका मनरेगा का एक्ट है, इसका क्लोज नंबर 27 कहता है, याद रखना क्लोज 27 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किस स्टेट को कितना पैसा देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो जब चाहे उसका पैसा रोक सकता है। तो उसने वेस्ट बंगाल का पैसे रोक लिया, वेस्ट बंगाल चला गया कोलकाता हाई कोर्ट में। वेस्ट बंगाल बोला कि हमारी आइडियोलॉजी सेम नहीं है, यानी कि मोदी और जो आपके बीजेपी और जो आपके टीएमसी है ममता दीदी, उनकी सोच नहीं मिलती है। मतलब कि आइडियोलॉजी का तो पूरा लड़ाई होती है पॉलिटिक्स में ना, विचारधारा की लड़ाई होती है। तो उन्होंने कहा हमारी विचारधारा सेम नहीं है, हम अलग पार्टी वो अलग पार्टी, हमारा पैसा रोक लिया। लेकिन बीजेपी सरकार का कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि ये तो फ्रॉड करते हैं, क्योंकि ये लोग एक्चुअल में वर्कर्स को पैसा नहीं देते हैं, वर्कर काम नहीं करते हैं, पैसा तो मिनिस्टर खा जाते हैं, पैसा तो आपके ठेकेदार खा जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। तो हाई कोर्ट ने कहा कि यार एक बात बताओ, जब पूरे भारत में लागू है तो बंगाल में भी होनी चाहिए ना। अगर तुम्हें लगता है करप्शन हो रहा है तो उसको अलग तरीके से निपटो। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो गरीब महिला है, जो एम्पावर हो रही थी, जिसके दिन में साल में 100 दिन काम करने से उसका बच्चा पढ़ पा रहा था, उसका बच्चा अच्छा खाना खा पा रहा था, तुमने तो छीन लिया उसको। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया 1 अगस्त 2025 से ये नरेगा दोबारा से इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब देखते हैं सेंटर करती है या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, ठीक है। हालांकि कर देंगे, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो वही सब है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर काम करता है, ठीक है। कोई भी रूरल हाउस होल्ड का पर्सन जो काम करना चाहता है उसको काम दे दिया जाता है, ठीक है। उसको दिहाड़ी मिलती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बिहाफ पर, ठीक है, जो उससे वो सेट कर लेते हैं कि इतना दिहाड़ी उसको पर डे देनी होती है, ठीक है। और वो काम जो होता है वो याद रखना विद इन 5 किलोमीटर की रेंज में देना होता है। अगर आप उसको उसके घर से 5 किलोमीटर दूर काम दे रहे हो तो आप उसको आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस दोगे, ठीक है, वरना उसको काम उसके 5 किलोमीटर एरिया में देना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ उसके प्रोविजंस है। अच्छी चीज है, अच्छी स्कीम है। इसने रूरल इलाकों को, महिलाओं को बहुत ज्यादा एम्पावर किया है। नेक्स्ट है, इन ए रीसेट इंडिया कैनेडा एग्रीज टू द पॉइंट टू अपॉइंट हाई कमीशंस, ठीक है। आपने देखा होगा हरदीप सिंह निज्जर वाला जो केस था, ठीक है, जिसके अंदर कनाडा ने कहा कि इंडिया ने मरवा दिया उसको। हमने कहा भाई तुम खालिस्तानी को प्रमोट करते हो, तुम प्रो खालिस्तानी हो। उसके बाद कनाडा के अंदर बहुत दंगे हुए है ना, हमने पढ़ा है काफी बार, ठीक है। कनाडा के हमारी जो इंडियन एम्बेसी थी उसके ऊपर वहां के लोग चढ़ गए, हमारा झंडा हटा दिया, तिरंगा, उन्होंने खालिस्तान का झंडा लगा दिया वहां पे, और हमारे दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए। हम उन्हें ब्लेम करते रहे, वो हमें ब्लेम करते रहे। बीच में आपका लॉरेंस बिश्नोई भी आ गया, बोला नहीं नहीं मैंने मरवाया था, वो वैसा ही क्रेडिट भी है जैसा कि तुम्हारे ट्रम्प साहब बने हुए। तो ये सब चल रहा था, तो हमारे रिश्ते हो गए खराब। अब G7 में हम फिर मिले। जब हम मिले, हालांकि हमें बुलाया नहीं गया था, 10 दिन पहले हमें बुलाया जाता है ना, और 10 दिन पहले बुलाया गया तो हम गए तो हमने कहा कि हम दोबारा से अपने रिश्ते अच्छे कर लेंगे, जो पास्ट में हुआ वो भूल जाओ, ठीक है, भूल चूक माफ। तो बस उसी की नई शुरुआत है। हाई कमिश्नर्स क्या होते हैं? तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 जो कि किससे बिलोंग करता है? प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट ही याद रखना अपॉइंट करता है हाई कमिश्नर्स को, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है आपके एम्बेसडर्स को। तो याद रखना वो देश जो कभी ब्रिटेन के रूल में थे उन्हें कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशन, और उस कॉमनवेल्थ नेशन में हमारे एम्बेसडर को हम कह देते हैं हाई कमिश्नर। उसके अलावा आउट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, उस कॉमनवेल्थ नेशंस ग्रुप के बाहर जितने भी देश हैं जहां हमारी एम्बेसी होती है ना, उस रिप्रेजेंटेटिव को हम एम्बेसडर कह देते हैं।
तो कनाडा में हमारा क्या है, हाई कमिश्नर। बाकी जैसे अमेरिका में हमारा क्या होगा, एम्बेसडर होगा, ठीक है। तो ऐसे एक होता है एम्बेसडर, एक होता है हाई कमिश्नर, दोनों सेम है बस नाम अलग है, ठीक है। और दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि हम रिश्ते अच्छे कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, कर लो, ठीक है। तो कौन कौन है, तो कनाडा के पीएम मार्क कार्ने, और उसके बाद हमारे मोदी जी तो हैं, आप इनको जानते ही हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी बातों पर, किस किस मुद्दे पर बातें हुई हैं, तो याद रखना, ट्रेड बढ़ा लेंगे, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। दोबारा से हमने कह दिया था हमारी एम्बेसी खाली करके निकल जाओ, उन्होंने हमें भगा दिया था, तो ये सब हुआ था उस समय ना, काफी पहले की बातें हैं, जब प्राइम मिनिस्टर कोई और हुआ करते थे, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे। कनेक्टिविटी, मोबिलिटी, ठीक है, वो बढ़ाएंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर कोलैबोरेशन में क्या क्या करेंगे, जैसे क्लीन एनर्जी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी को हम शेयर करेंगे, ठीक है, ट्रेड करेंगे, एआई के फील्ड में काम करेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फील्ड में काम करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स और फूड सिक्योरिटी पे काम करेंगे, हायर एजुकेशन और स्किल मोबिलिटी पे भी काम करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। द हिंदू नेम्ड द चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025। तो याद रखना, जिस न्यूज़पेपर को आप पढ़ रहे हो, द हिंदू, इसको इस बार का क्या मिला है, तो याद रखना, द हिंदू नेम्ड एज द चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड्स, ठीक है। तो वन लाइनर में याद रखना, इस बार का चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड किसका मिला है, 2025 का द हिंदू न्यूज को मिला है, ठीक है, न्यूज़पेपर को। चलते हैं नेक्स्ट, वन लाइन क्वेश्चन है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट, चंडीगढ़ टॉप स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, मेघालय कम्स लास्ट। याद रखना, एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में ये बताया जाता है कि किस स्टेट में जो बच्चों की, स्कूल के जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, उनका एजुकेशन लेवल किस हिसाब का है, किस हिसाब से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर ये इंडेक्स निकालता है। तो इस बार का जो टॉपर है वो कौन है, चंडीगढ़ है। सबसे लास्ट जो है वो कौन है, मेघालय है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, ये किस किस चीज को कवर करता है, याद रखना, लर्निंग आउटकम्स क्या है, क्वालिटी क्या है एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस कितना है बच्चों के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज कैसी हैं बच्चों के पास। तो याद रखना, चंडीगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे अच्छा है, ठीक है, बच्चों के लिए स्कूल में बेंच, बोर्ड, टीचर, क्वालिटी, ठीक है, सब बड़ा प्रॉपर उनके पास है। सबसे घटिया कहाँ पे है, मेघालय में, ऐसे याद कर लेना, बढ़िया चंडीगढ़, घटिया मेघालय, किसमें, एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। गवर्नमेंट की कौन कौन सी प्रोसेस वहां पे चल रही है, ठीक है, टीचर एजुकेशन कैसी है वहां पे, ठीक है। और इसमें कुछ कैटेगरी बनाई हुई है, तो सिंपल सा लिख लेना इसको। पहली है प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी, आकांक्षी, आकांक्षी 1 2 3। तो प्रचेष्टा 1 में जिसकी रैंक 701 से 760 है वो पहले नंबर पे है। तो जो चंडीगढ़ है आपका, बेसिकली उस चंडीगढ़ की रैंक पॉइंट है 719, 719, जो कि इसी में लाई करता है। तो प्रचेष्टा 1 में चंडीगढ़ है, टॉप पर है। और जो आपका आकांक्षी 3 है, उसके अंदर कौन है, मेघालय है, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो पॉइंट्स दिए जाते हैं इन सब फैक्टर्स के बिहाफ पर। एजुकेशन आप जानते ही हो कि 0 to 14 ईयर के बच्चों का एजुकेशन फ्री थी, फिर 0 to 6 अलग हो गया, 6 to 14 अलग हो गया, कुछ फंडामेंटल ड्यूटी में चले गए, कुछ डीपीएसपी में, कुछ फंडामेंटल राइट्स में चले गए, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। आप प्रथम एनजीओ को भी जानते हो कि प्रथम एनजीओ कैसे काम करता है, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन, एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट देता है, ठीक है, वो सारा का सारा बात आप पढ़ चुके हो पहले। फास्टैग पास फॉर द 3000 टू अलाउ 200 ट्रिप्स ए ईयर। याद रखना, जो आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कल एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि जब तो वो जो तुम्हारा फास्टैग है उसमें अगर आपको जब टोल पास करना होता है ना, तो आपको एक बार में 3000 रुपए का रिचार्ज करा लेना है और वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, या 200 ट्रिप्स पहले हो जाती है तो आपको दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 3000 1 साल और 200 ट्रिप्स उसमें अलाउ कर दी गई है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और ये कब से शुरू होगा, तो याद रखना 15 अगस्त से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो टोल टैक्स 50 रुपए का पड़ता था वो अब तुम्हें लगभग 10-15 रुपए का पड़ जाएगा, ठीक है। वो सब इसमें बातें तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। कौन है मिनिस्टर हमारे, तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।